एक बार फिर से आपका उड़ान क्लास 2 के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शशांक वारिच। जैसा कि हम लोग संस्कृत की कक्षाएं निरंतर रूप से ले रहे थे और जब प्रथम क्लास मैंने आपको संस्कृत भाषा की दी थी तो उसी में मैंने आपको कहा था कि मैं ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षाएं में प्रारंभ करवाऊंगा। तो उसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो आज हमारा विषय रहेगा वो विषय हमारा शिक्षा मनोविज्ञान रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है, उसकी महत्वता क्या है, क्यों आपके रीट के पाठ्यक्रम में उसे जोड़ा गया, आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सामान्य जानकारी मैंने आपको जो प्रथम वीडियो दिया था उसमें दी थी, लेकिन आइए फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को प्रथम जब वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि हिंदी के आपके 30 प्रश्न आने हैं, ठीक है जी। संस्कृत जो भाषा हम द्वितीय भाषा जो लेते हैं, जिसका चयन करते हैं हम लोग, उसके भी कितने प्रश्न आने हैं आपके 30 प्रश्न आने हैं। और एक जो सब्जेक्ट हमारा है वो है मनोविज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान के कितने प्रश्न हमारे आने हैं 30 प्रश्न आने हैं। अब यहाँ इनका देखते हैं हम, तो यहाँ पर इनका 90 नंबर के जो प्रश्न हो गए वो हमारे सामने 90 प्रश्न 90 अंक के हमारे सामने आते हैं। तो देखिएगा, हिंदी विषय की जब हम बात करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप हिंदी प्रारंभ से पढ़ते आते हैं तो किसी प्रकार की कठिनाई का आपको सामना नहीं करना पड़ता है, सहज रूप में आप उसे अर्थ ग्रहण उसका आप लोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा है। संस्कृत कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जब किसी को हिंदी आ गई तो वो संस्कृत सीख सकता है, संस्कृत सीख गई तो हिंदी सीख सकता है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको समानता नजर आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों एक हैं, एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंश तक ये बिल्कुल बराबर रहती हैं, ठीक है जी। अब जो विषय हमारा है मनोविज्ञान का, ये आपके रीट के पाठ्यक्रम में आपके संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे अहम पार्ट, सबसे मुख्य पार्ट हमारा इसको माना जाता है, जिसके आपके 30 प्रश्न आने होते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। एक बात और बता दूं आपको मैं, आपका जो रीट का जो सिलेबस है, उस रीट के सिलेबस में आप लोगों के बाल विकास व शिक्षा शास्त्र नाम से इकाई दी हुई है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को हमको पढ़ना है। कारण क्या है? बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो इकाई है वो किसका भाग होगा? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का भाग होगा। इसीलिए हम लोगों को इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। आइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आप सामने देख रहे हैं। पहली बात, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी विषय होता है, प्रत्येक विषय अपनी महत्वता रखता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब बाल विकास में शिक्षा शास्त्र हम इकाई पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना अति आवश्यक है। कारण क्या है? चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, जब तक हम किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे वो विषय हम पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से हम लोग पहले शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे सामने जो शब्द है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। आइएगा, शिक्षा और मनोविज्ञान जो शब्द है आपके सामने देख रहे हैं आप, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जबकि मनोविज्ञान को आप साइकोलॉजी कहते हैं। अब बात ये आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है, ये विषय किस प्रकार का विषय है, इसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए, कारण है जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं, इस विषय को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न पत्र में जो 30 प्रश्न हमारे आने होते हैं, उनमें से 10-12 प्रश्न तो आपके बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, जिनको आप सहज रूप में कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो अप्लाइड होते हैं, जिनमें बौद्धिकता की आवश्यकता पड़ती है, तर्क की आवश्यकता पड़ती है, चिंतन की आवश्यकता पड़ती है और मनन की आवश्यकता पड़ती है। इन प्रश्नों के आधार पर ही इस सब्जेक्ट के विषय में अधिकतर जब प्रश्न पत्र देकर के छात्र बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि प्रश्न पत्र बड़ा घुमा हुआ आया था। वो घुमा हुआ नहीं है, वो जो 15 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो 15 प्रश्न कैसे हैं? अप्लाइड हैं। कारण क्या है? आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप जब अध्यापक बनेंगे तो 1 से लेकर के और 8वीं तक
तक के कक्षाओं को अध्ययन अध्यापन का कार्य आप लोग करवाएंगे। इसीलिए बालक के जो आंतरिक जो गुण हैं, बालक के जो अंदर जो विशेषताएं हैं, उनको एक शिक्षक किस प्रकार से समझे, उनको किस प्रकार से बाहर निकाल करके कक्षा कक्ष के साथ में, समाज के साथ में किस प्रकार से उनको समायोजित करता है, एडजस्टेबल करता है। इसीलिए इस विषय को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और काफी महत्वपूर्ण विषय है। आइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विषय है? बोधात्मक विषय है। मैंने आपको बताया कैसा विषय, बोधात्मक। बोधात्मक मैंने इसलिए कहा इसको क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाए प्रश्न, बाल अपराध के जनक कौन है, तो आप तुरंत उसका उत्तर देंगे सेजर लैप्रोस दे देंगे आप उसका उत्तर। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है, आप उत्तर देंगे जीन प्याजे होंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल सहज है, जिनको आप कहते हैं सिंपल प्रश्न आए थे, इजी प्रश्न आए थे। लेकिन जब कोई प्रश्न बन करके आता है, जब भी जो हमारा परीक्षा लेने वाला जो बोर्ड है, जो भी संस्था होती है, वो एक छात्र के जो शिक्षक बनने के लिए जा रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षण के लिए आपको प्रश्न पत्र में 10 से 12 प्रश्न अप्लाइड देता है, जो बने हुए आते हैं। उनको समझकर उनका सही उत्तर देना, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर निकाला जाए, वो हमारा कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान है। समझ में आ रही है बात आप लोगों के? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है, बोधात्मक विषय है। संपूर्ण इसकी जो भी क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी कहाँ आधारित होती है? हमारी बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है। आइए नेक्स्ट भाग की ओर हम लोग चलते हैं। शिक्षा क्या है? मैंने आपको बताया था, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो हमारा विषय रहेगा केवल मात्र शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन किसे कहते हैं, क्यों इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से मनोविज्ञान में उन्नति लाई जा सकती है, सहजता लाई जा सकती है। आइए, शिक्षा क्या है? बालक के व्यवहार का परिमार्जन करने का माध्यम शिक्षा है। वहां लिखा हुआ आपके सामने, बालक के व्यवहार का परिमार्जन, या मैं ये कह सकता हूं मार्जन, या मार्जन भी हो सकता है। बालक के व्यवहार का परिमार्जन करने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन करने का माध्यम मनोविज्ञान है। समझ रहे हैं आप इस बात को? बालक के व्यवहार का अध्ययन करने का माध्यम क्या कहलाएगा? हमारा मनोविज्ञान कहलाएगा। देखिएगा, समझे इस बात को हम लोग। मनोविज्ञान जब हमारे जो पूर्व के जो हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया जो चलती थी वो इस प्रकार से नहीं चलती थी जिस प्रकार से आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट लेते हैं परीक्षा में, तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट के निर्धारण के आधार पर आपको कक्षाएं दी जाएगी। पूर्ववर्ती ऐसा नहीं था, जो भी छात्र आया उसका एडमिशन कर लिया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ी कि शिक्षा का अर्थ, अर्थात कोई भी छात्र हमारे पढ़ने के लिए आ रहा है, हम उसको एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता कब आएगी, उसमें सुधार कब आएगा? जब उसके व्यवहार का क्या होगा? मार्जन होगा। और उसके व्यवहार का मार्जन करने के उपरांत हमें उसके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो हमारे सामने शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा आती है, वो परिभाषा है बालक के व्यवहार का परिमार्जन कर उसके व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कारण क्या है? बालक के व्यवहार का हमने क्या कर दिया? परिमार्जन किया। परिमार्जन करने के उपरांत उसके व्यवहार में जो भी विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को हमने क्या किया? दूर किया। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से हमने उसके व्यवहार को मांझा, और मांझने के उपरांत हमने उसके व्यवहार का अध्ययन किया, तब जाकर के वो क्या बना? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बना। ये शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सामान्य चर्चाएं थी। आज केवल मात्र हमारा जो विषय रहेगा वो विषय हमारा है शिक्षा। शिक्षा पर ही हम लोग बातचीत करेंगे, किस प्रकार से शिक्षा एक व्यक्ति की उन्नति में,
एक शिक्षक की उन्नति में, एक शिक्षक के शिक्षण कार्य को किस प्रकार से प्रभावी बना सकती है, ये आपको शिक्षा बताएगी। आइएगा, शिक्षा देखिए, जब संस्कृति क्लास हम लोगों ने ली थी तो संस्कृति क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संस्कृत की जो भी क्लासें हुई हमारी, हमने वेदों के बारे में अध्ययन किया था। हमारे वेद कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। देखिए, शिक्षा हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, सभी जानते हैं, और जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। ये प्रश्न संस्कृत जो रीट का पेपर लगा था उसमें भी आपसे पूछा गया था, लेकिन शिक्षा हमारा विषय है कि शिक्षा क्या है, इस पर हमें चर्चा करनी है। वेद हमारे 4 बताए गए हैं, जबकि हमारे वेद के अंग कितने बताए गए हैं भाई? 6 अंग बताए गए हैं। उन 6 अंगों के नाम क्या क्या हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ठीक है, अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि वेद के 6 अंगों में से जो एक अंग बताया गया है वो क्या है? शिक्षा है। अब आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है यहाँ से, शिक्षा है क्या? है शिक्षा उपनिषद है, वेद है, पुराण है या वेदांग है? इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षा है, वेदांग है। क्यों? क्योंकि वेद के जो 6 अंग बताए गए हैं उनमें से एक अंग क्या बताया गया है हमारा यहाँ पर? शिक्षा भी बताया गया है। आइएगा, नेक्स्ट पर हम चर्चा करते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ? शिक्षा का अर्थ क्या हो गया? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। पहली बात, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु है, उसमें अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। और अर्थ क्या होता है इसका? सीखना या सिखाना। जब भी हम शिक्षा का प्रयोग करते हैं, एक शिक्षक कक्ष में विद्यार्थियों को सिखाता है, जबकि सहपाठी जो होते हैं वो आपस में आपसी तालमेल स्थापित करके आपस में अपने आप को सिखाते हैं। तो ये शिक्षा का सामान्य अर्थ था हमारे यहाँ कि शिक्षा का अर्थ संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है, जिसमें शिक्षा का अर्थ सीखना या सिखाना बताया गया है। आइएगा, शिक्षा जो हमारा शब्द है उसका किस प्रकार से निर्माण हुआ, अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। आइएगा, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, सभी जानते हैं, जनरल बात। तथा एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से विकसित हुआ है। यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण है कि जो एजुकेशन जो शब्द है आप देख रहे हैं बोर्ड पर, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द एजुकेटम, ये जो एजुकेटम जो लिखा हुआ है, ये एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, विकसित हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत नहीं है। और जो एजुकेटम है, जो एजुकेटम जो मेन जो मुख्य जो हमारा शब्द है वो स्वयं ई और ड्यूको शब्दों से मिलकर के बना है। आइए डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ डायग्राम के अंदर देखिएगा, ई धन ड्यूको किस भाषा का शब्द है साहब? लैटिन भाषा का शब्द है, पहली बात। ठीक है जी। ई धन ड्यूको के निर्माण से निर्माण हुआ एजुकेटम का। किसका निर्माण हुआ? एजुकेटम का निर्माण हुआ। ये एजुकेटम शब्द भी जो है ये किसका है? लैटिन भाषा का है। और ये जो एजुकेटम जो शब्द है, ये एजुकेशन, ये किसका निरूपण हुआ, किसका निर्माण हुआ इसमें? ये अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर? शिक्षा। तो सामान्य तौर पर हम लोग देखें, शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एजुकेशन कहते हैं, पहली बात। ठीक है, एजुकेशन जो स्वयं जो शब्द है वो लैटिन भाषा का जो हमारा शब्द है, कौन सा है? आपके सामने लिखा हुआ है एडुकेटम। ठीक है, इससे निर्माण हुआ है। अब ये जो मूल जो हमारा ये शब्द है एडुकेटम, ये भी निर्माण हुआ है लैटिन भाषा से, ई ड्यूको से इसका निर्माण हुआ है। अब ई का अर्थ क्या होगा? ई का अर्थ क्या होगा? अंदर से। और ड्यूको का मतलब होगा
आगे बढ़ाना, अर्थात अंदर से आगे बढ़ाने की जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी हमारी भाई? एजुकेशन कहलाएगी, अर्थात हमारी क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। आइए नेक्स्ट, यहाँ अंदर से बढ़ने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज रूप में विद्यमान रखता है। देखिएगा, जब कभी भी किसी बालक का जन्म होता है तो वो जन्म के समय कुछ न कुछ शक्तियां अपने साथ में लाता है। ऊपरी शक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अर्थात कुछ आंतरिक क्रियाएं जो होती है, जो एक उचित वातावरण पा करके समायोजन के साथ में व्यक्ति की जो शक्तियां हैं वो क्या होती हैं? विकसित होती हैं। इसीलिए मैंने आपको पूर्व का जो भी हमने देखा था उस पूर्व वाले में लिखा हुआ था आपके ई माने हो गया हमारा अंदर से, और ड्यूको मतलब क्या हो गया हमारा? बाहर निकालना। ये देखिएगा, यहां अंदर से बढ़ने का तात्पर्य कि प्रत्येक बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं, जो उचित वातावरण के संपर्क में आने पर विकसित हो जाती है। अतः बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने या विकसित करने की जो क्रिया है वो हमारी क्या है? शिक्षा या एजुकेशन कहलाती है। एजुकेशन का प्रयोग हम लोग, पढ़ने को तो छात्र बहुत कुछ पढ़ लेता है, लेकिन जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उसको एजुकेशन का पता नहीं है, तब तक उसकी उन्नति बाधित मानी जाती है। इसलिए बालक की आंतरिक जो शक्तियां हैं उनको बाहर की ओर प्रकट करने या विकसित करने की जो क्रिया है वो ही हमारे क्या कहलाती है? एजुकेशन कहलाती है। नोट में देखिए, जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण जो विकास है करने का जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है, वो हमारा क्या कहलाता है? एजुकेशन, अर्थात हमारी क्या कहलाती है? वो शिक्षा कहलाती है। आइए कुछ परिभाषाएं हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई शिक्षा के बारे में। देखो, शिक्षाविदों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, इन परिभाषाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं परिभाषा के बारे में? महात्मा गांधी देखिएगा भाई, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं शिक्षा के बारे में? क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण विकास से। ये डेफिनेशन किसने दी? महात्मा गांधी ने दी है। अभी याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मनोविज्ञान में सर्वांगीण विकास की बात आए तो आप लोगों के जहन में एक चीज आनी चाहिए, कौन? महात्मा गांधी। इस पूरी लाइन में आप लोगों को याद करने योग्य जो बात है वो क्या है? सर्वांगीण विकास, अर्थात आत्मा का सर्वांगीण विकास करने की बात किसने कही भाई? महात्मा गांधी ने कही है। आइएगा, नेक्स्ट है हमारा विवेकानंद। विवेकानंद क्या कह रहे हैं? मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने का माध्यम शिक्षा है। क्या है? पूर्व निहित पूर्णता, अर्थात मैंने अभी पहले आपको बताया, कुछ समय पहले कि जब बालक जन्मता है तो जन्म के समय उसमें बीज रूप में कुछ शक्तियां विद्यमान रहती हैं, और उन्हीं को पूर्ण रूप शिक्षा के द्वारा पूर्णता प्रदान करके उनको अभिव्यक्त करना, अर्थात बोलने की क्रिया या उनको बाहर की ओर प्रदर्शित करना ही क्या, उसका माध्यम ही क्या हो गया? हमारा शिक्षा हो गया। तो ये परिभाषा किसने दी है? विवेकानंद ने। देखिए, पूर्व निहित पूर्णता, ये शब्द आप लोगों को केवल मात्र विवेकानंद की डेफिनेशन में मिलेगा, अन्य कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी याद करने का तरीका बता देता हूं। पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त, यहां तक चले जाओ। पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त किसने किया भाई? विवेकानंद ने किया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं यहां पर कि साहब, आत्मा का सर्वांगीण विकास की बात किसने कही है? तो महात्मा गांधी ने कही है। पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की क्रिया की बात किसने कही है? तो आप उत्तर देंगे विवेकानंद। तीसरी डेफिनेशन हमारे सामने रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि शिक्षक उस दीपक के तरह है, शिक्षक उस दीपक की तरह है जो खुद तो जलता है और दूसरों को भी प्रज्वलित करता है। अर्थात ये, इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को मैं। देखिएगा,
शिक्षक उस दीपक के समान है। अभी आप लोग ये फोक्स, ये लाइट का फोक्स पड़ रहा है इस पर, इसको देख रहे हैं आप आराम से अच्छे तरीके से, ठीक है। अर्थात शिक्षक इस लाइट के समान है, शिक्षक इस लाइट के समान है जो खुद तो जलती है लेकिन बोर्ड को भी क्या कर रही है, वो प्रज्वलित कर रही है, अर्थात फोक्स डाल रही है अपना। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ के देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान में हजारों डेफिनेशन है, कभी भी बिल्कुल सटीक डेफिनेशन याद नहीं होती है। हमारा काम है केवल मात्र उसे याद करना, और याद करने का तरीका कोई भी हो सकता है। हम हैं कंपटीशन लेवल में, हम स्कूली विद्यार्थी नहीं है, स्कूली छात्र नहीं है कि हम लोगों को एज इट इज लाइन याद करें। हमें जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को हमें किस प्रकार से टैकल करना है, ये चीज हमें किस प्रकार से याद रहनी है, वो चीज कंपटीशन में बड़ी महत्वता रखती है। तो आइए, शिक्षक उस दीपक के समान है जो खुद तो जलता है और दूसरों को भी प्रज्वलित करता है। कहने का शुरुआतों की एक बात हो गई कि लाइट खुद तो जलती है लेकिन पूरे कमरे में रोशनी करती है। ये बात किसने कही है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही है। नेक्स्ट है साहब अरस्तु। देखो साहब, अरस्तु नाम पढ़ने में हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा संस्कृत जैसा लग रहा है ना। तो अरस्तु सत्यम शिवम सुंदरम। देखो, जो सत्य है वो ही क्या है? शिव है। जो शिव है वो ही क्या है? सुंदर है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम परिभाषा किसने दी है भाई? अरस्तु ने दी है। जैसा परिभाषा है वैसा ही उससे मिलता जुलता हमारे यहाँ पर क्या है? नाम है। अब क्रो एंड क्रो ये क्या कह रहे हैं? शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाज की उपयोगिता को बढ़ावा देती है। ये इस पूरी डेफिनेशन में दो शब्द हमारे लिए याद करने योग्य हैं। व्यक्तिगत उन्नति की बात अर्थात पर्सनल डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है? क्रो एंड क्रो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने समाज की उपयोगिता अर्थात सोशल, अर्थात हमारे समाज में हमारी क्या योग्यता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या एबिलिटीज रखते हैं। तो ये बात किसने कही है? व्यक्तिगत उन्नति, समाज की उपयोगिता। ये दोनों शब्द आप लोगों को याद रखने हैं। ये दोनों शब्द की बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट प्लेटो। प्लेटो क्या कह रहा है? शिक्षा सद्गुणों का विकास करती है। सामान्य परिभाषा याद रह सकती है। प्लेटो ने क्या कहा? कि शिक्षा सद्गुणों का विकास करती है। स्पेंसर है नेक्स्ट, पूर्ण जीवन की प्राप्ति ही शिक्षा है। याद करना है हमको पूर्ण जीवन, केवल मात्र इतना याद करना है। और इधर नाम पढ़ो आप, क्या है? स्पेंसर, रिलैक्स होना, रेस्ट करना। समझ में आ रहा है? स्पेंसर अर्थात बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठने वाली बात या पूर्ण जीवन। जब हम लोग कई बार से घूम करके आते हैं और थक जाते हैं तब क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं। तो अर्थात स्पेंसर और रेस्ट करने के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, पूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसा मिलता है, भगवान हमको मिल गया। अर्थात रेस्ट करने पर हमें पूर्ण जीवन मिल जाता है। इसलिए ये बात किसने कह दी साहब? स्पेंसर ने कह दी। फ्रोबेल है। फ्रोबेल क्या कह रहे हैं? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। देखो, इसमें एक चीज है कि बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। अर्थात गाय से ज्यादा अधिक शक्ति किसमें होगी? बैल में होगी। किसमें होगी? बैल में होगी। अर्थात प्रोबेल क्या कहता है? शक्ति की बात करता है कि बालक की शक्तियों का विकास करता है। अर्थात ये कुछ सामान्य जानकारियां, कुछ शिक्षा से संबंधित आपके सामने ये परिभाषाएं दी हुई थी और इन परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ से आपके परीक्षा पत्र में आपको एक या दो परिभाषा आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकार क्या हैं। कितने प्रकार हमारे यहाँ बताए गए हैं? एजुकेशन के टाइप कितने हैं? देखिए, शिक्षा के 3 प्रकार हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? जिसका उद्देश्य निश्चित हो, वह परिस्थितियां भी निश्चित हो, जैसे स्कूल की शिक्षा। औपचारिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसका उद्देश्य मतलब हमारा कोई भी एम हो गया, हमारा कोई भी लक्ष्य है, हमको
उनको 10वीं कक्षा पास करनी है, वो हमारा उद्देश्य है। परिस्थितियां हैं कि हमारा जो स्कूल का जो कक्षा का जो आंतरिक वातावरण है, विद्यालय का जो वातावरण है, परिवार का जो वातावरण है, वो हमारा सहयोगी है। इसलिए जब उद्देश्य व परिस्थितियां जब दोनों सम्मिलित हों तो वो क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो देखिए, जिसका उद्देश्य भी निश्चित न हो, जिसका उद्देश्य भी क्या भाई निश्चित न हो और परिस्थितियां भी निश्चित नहीं हो, ये दोनों चीजें हैं सर। अर्थात आप कहीं से आ रहे हैं और आ रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते आपको कुछ ज्ञानवर्धन कोई बात मिल गई, उसको आपने सीख लिया, अर्थात वो क्या हो गया? अनौपचारिक है। आपका लक्ष्य नहीं था, आपकी परिस्थिति नहीं थी, आपका उद्देश्य नहीं था कि मैं घर में जाऊंगा और तब रास्ते में रुक करके मुझे ये पढ़ना होगा, अर्थात चल रहे थे, किसी ने ज्ञान की बात कही, आपने सुन ली, अर्थात वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट आपका निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका उद्देश्य तो निश्चित हो, पहली बात, किंतु परिस्थितियां निश्चित न हो। आपको उदाहरण लिखा हुआ है पत्राचार की शिक्षा। निरौपचारिक का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य। कई महिला वर्ग ऐसी हैं जो आज फोटोपन से अध्ययन कर रही है, कारण क्या है? उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, अब वो उनको छोड़ करके अध्ययन करने के लिए रेगुलर कॉमर्स कॉलेज या आपकी जो भी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं ले सकती है, तो किसका सहारा लेती हैं? खुला पत्राचार की वो सहारा लेती है। और इसी के माध्यम से देखिए, जिनका उद्देश्य तो निश्चित हो, उस मैडम का उद्देश्य तो निश्चित है कि मुझे एमए करनी है इंग्लिश से। उस मैडम का उद्देश्य क्या है? एमए तो मैं इंग्लिश से करूं, लेकिन जब परिस्थितियों की जब बात आ जाती है तब उसके सामने दो उसके क्या हैं? बच्चे। वो कहते हैं कि नहीं जाने देंगे, घर की समस्याएं नहीं जाने देंगे। अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जहां अध्ययन किया जाए, परिस्थितियां जहां विपरीत हो जाए, वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी? निरौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। नमस्कार। देखिए साथियों, यहाँ तक का हमारा शिक्षा का हमारा ये टॉपिक था और इस टॉपिक को हमने बखूबी अच्छी तरीके से पूरा ध्यानपूर्वक हमने इसको पढ़ा है। और अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो मनोविज्ञान जो हमारा जो विषय है हम उस पर बातचीत करेंगे। शिक्षा के प्रकारों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया और कुछ परिभाषाएं आप लोगों ने देखी, महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, और इसके पहले हमने देखा था कि क्या है शिक्षा, क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, किस प्रकार से एक व्यक्ति की उन्नति में सहायक होती है, शिक्षा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, इस बारे में हमने अध्ययन किया था। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा क्या है, अर्थात वेदांग है, वेद का अंग है, वेद हमारे 4 होते हैं। और शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में हमने विभिन्न प्रकार से अलग अलग रूप से अध्ययन किया इसको, शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। नमस्कार। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं जहाँ तक जान सकता हूँ मुझे लग रहा है केवल मात्र आवाज़ की समस्या रहेगी, उसको मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। इसी कारण से ये तो 5-7 दिन का जो डिले हुआ, जो क्लासें नहीं लग पाई, ये इसी व्यवस्था में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए मैं इस परिवर्तन में जुटा हुआ था। नमस्कार। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।